नमस्कार दोस्तों। अभी तक जो मैंने पढ़ाया हो उम्मीद करूंगा कि आप सब वो सब पढ़ के आए होंगे। तो आज मैं स्टार्ट करने से पहले 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। तो देखता हूं कि आप लोगों को याद है कि नहीं जो अभी तक मैंने पढ़ाया, और एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा जो मैं 10 बार बता चुका हूं। ठीक है, मैं ऐसा कोई भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा कि जो मैंने अभी तक आपको ना बताया, और एकदम बेसिक पूछूंगा। ऐसा पूछूंगा कि आप बोलोगे कि भाई ये भी कोई पूछने वाली बात है, ये तो आप बोलते तो हमें तो पहले से ही सब कुछ पता था। मार्कर, ठीक है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं। एकदम इजी, एकदम बेसिक, मतलब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा कि जो आप बोलोगे क्वेश्चन लिखने के पहले बता दोगे। ठीक है, तो चलिए आपसे मैं पूछता हूं, रेडी हैं? चलिए, मूल अधिकार, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में पाया जाता है? ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 5, डी भाग 4A। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। एकदम बेसिक पूछा हूं मैंने, कोई भी आपको कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन नहीं पूछा है। अगर ये आप बेस बता लोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको मैंने जो भी पढ़ाया था वो सब कुछ आपको याद है। तो चलिए फटाफट कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा जो मैंने आपको पढ़ाया कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में पाया जाता है। भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 4A। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, मैं भी देखना चाहता हूं कि आप लोगों में से किन लोगों को इसका जवाब मालूम है। तो जो मूल अधिकार है वो संविधान के, जवाब बी भाग 4 नहीं है। क्या है जवाब? जवाब रहेगा आपका भाग 3। यानी जो मूल अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में पाया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये भाग 3 में ही जो 12 से लेके 35 तक दिए हुए, जिसमें 14 से लेके आपका 35 तक पूरे मूल अधिकार का ही उल्लेख किया गया है। समझ में आया इतना? तो आज हम लोग वहीं से चालू करने वाले हैं कि मूल अधिकार क्या है और क्या मतलब उसमें क्या क्या आपको अधिकार दिए गए हैं। लेकिन उससे पहले मूल अधिकार के जो हम लोग 14 से लेके 35 अनुच्छेद है, उसके पहले ये 14 के पहले 12 और जो 13 है उसको क्लियर करेंगे, क्योंकि जब इसको हम लोग समझ लेंगे तब हमको समझ में आ जाएगा कि मूल अधिकार की रक्षा कैसी होती है, मूल अधिकार प्रवर्तनीय है या नहीं है, मूल अधिकार है क्या बेस। तो पहले हम लोग 12 और 13 को समझेंगे। उसके पहले चलिए एक और बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया मैं एकदम बेसिक पूछूंगा, तो एकदम बेसिक पूछूंगा। 1970 में भारतीय संविधान में डैश मूल अधिकार थे, डैश मूल अधिकार थे। ठीक है, 1970 में भारतीय संविधान में डैश मूल अधिकार थे। ए 6, बी 8, सी 5, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। एकदम बेसिक मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको मैंने एकदम अच्छे तरीके से समझाया था आपको। अगर आप लोगों ने ये बता दिया तो मैं समझूंगा मेरा पढ़ाना जो है वो सार्थक हो रहा है। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछा हूं। तो चलिए फटाफट कमेंट कीजिए कि 1970 में भारतीय संविधान में मूल डैश मूल अधिकार थे। कितने मूल अधिकार थे बताइए? A6, B8, C5 और D इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कीजिए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो हमारे संविधान में वर्तमान में कितने मूल अधिकार है? 6 मूल अधिकार है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1978 के द्वारा जो है एक मूल अधिकार, जो कि क्या था, अनुच्छेद 31 को क्या कर दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार था उसको बाहर निकाल दिया गया, जिसकी वजह से अब हमारे संविधान में मूल अधिकार 6 बचे थे। ठीक है, परंतु यहां पे बात किसकी की जा रही है? 1970 की। ये टाइम फ्रेम देखिएगा, ऐसे ही पीटी में आपको कंफ्यूज कर सकता है। ऐसे पूछा नहीं गया, लेकिन प्रीलियम टेस्ट का जब भी आप एग्जाम देने जाओगे, भरोसा नहीं कौन सा दिमाग से वो क्वेश्चन बन के आ जाए। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपको क्लियर कट में दिख रहा है कि यहाँ पे डेट मेंशन किया गया है। तो डेट मेंशन करने का मतलब है कि 44वां जो संविधान संशोधन था उसी में 31 निकला था। यानी इससे यह साबित होता है कि इसके पहले
तक वो था, तो इसीलिए उसका जवाब क्या होगा 7। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ ना ए बी सी कोई भी जवाब सही नहीं है, तो इनमें से आएगा आपका डी राइट आंसर होगा कि इनमें से कोई नहीं। इतना समझ में आया? जिन लोगों ने डी कमेंट किया था या जिन लोगों ने डी कमेंट सोचा था वो लोग बोलिए यस, आपका भी जवाब यही था। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। मैं चाहता हूं कि हमारा जो ये सेशन मूल अधिकार चालू हो रहा है वो एकदम इंटरेक्टिव रहे, ठीक है। मैं जो भी पढ़ाऊं आपके दिमाग में ना एकदम अच्छे से बैठ जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जितना भी पढ़ाऊं आपको, कहीं से कोई कुछ भी पूछ ले वो ये बोलना चाहिए यार क्या पढ़ के आए हो आप आपका ये दिमाग जो है इतना चीजों को क्लियर कैसे कर लेता है। तो मैं हर चीजें आपको एकदम क्लियर कट पढ़ाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका कुछ भी कंफ्यूजन रहे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद पहले पढ़ेंगे हम लोग अनुच्छेद 12। क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद 12, ठीक है। तो चलिए 12 लिखिए। कभी कभी ये पीटी में भी पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है वो मैं बताऊंगा, पहले आपको अनुच्छेद 12 बता दूं, ठीक है। तो अनुच्छेद 12 में क्या दिया हुआ है? राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, ठीक है। अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा, यानी भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते टाइम जिस राज्य की बात चल रही है, जिस राज्य की बात चल रही है, वो राज्य वास्तव में है क्या, उसकी क्या दिया गया है? परिभाषा दिया गया है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि इसके अनुसार राज्य क्या होते हैं। अभी देखिए, अभी तक हम लोगों को क्या पता है, ठीक है। राज्य से आशय हम लोग क्या समझते थे? राज्य से आशय प्रांत, प्रांत यानी जैसे यूपी, बिहार, ठीक है, महाराष्ट्र, एमपी, ठीक है, ये सब हम लोग क्या समझते थे? राज्य। परंतु अनुच्छेद 12 के तहत राज्य क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो हमने स्टार्टिंग के ही लेक्चर में पढ़ा था कि राजनीतिक विज्ञान के तौर पे, राजनीतिक विज्ञान के अनुसार, ठीक है, राज्य में 4 तत्व पाए जाते हैं। क्या क्या वो तत्व थे? चलिए कमेंट कीजिए फटाफट, वो 4 तत्व क्या थे? पहला भूभाग, ठीक है, दूसरा सरकार, ठीक है, संप्रभुत्व संपन्न, और चौथा क्या था? जनसंख्या, ठीक है। ये 4 जिस भी राज्य में ये तत्व पाए जाते हैं वही राज्य कहलाता है, यानी जिस संघ में भी ये 4 तत्व पाए जाते हैं तो ये पूरी तरह से क्या हुआ? आपका राज्य हुआ। समझ में आया? इसके बाद प्रांत। प्रांत में क्या क्या आपके होते हैं? जो भी राज्य हैं, यानी स्टेट जिसको आप बोलते हो आपके लैंग्वेज में, यानी वहां की सरकार, वहां के विधानमंडल, वहां के राज्य स्तरीय नौकरशाही, ठीक है, वहां के राज्य स्तरीय नौकरशाही, तथा वे संस्थाएं जो सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हैं, ठीक है। तो समझ में आया? प्रांत के हिसाब से क्या क्या हुए? राज्य ये हुए। इसके बाद संघ लेवल पे देखा जाए तो संघ लेवल पे यानी पूरा देश की बात कर रहे हो, तो जो देश की सरकार है, मंत्रिमंडल है, कार्यपालिका है, ठीक है, कार्यपालिका है ये, और जो केंद्र लेवल पे नौकरशाही है, ठीक है, केंद्र लेवल पे जो नौकरशाही है, ये सब क्या है आपके? ये सब सरकार राज्य का एक हिस्सा है। इसके साथ साथ कुछ अन्य, ठीक है, अन्य में जैसे वित्तीय संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्थाएं, फिर आपके सरकारी बैंक्स, सरकारी संस्थाएं, ठीक है, सरकारी संस्थाएं, कोई सरकार का जैसे आईओसीएल,
ठीक है। इसके बाद आप जो भी गवर्नमेंट बॉडीज है, यानी इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हो जिन भी गवर्नमेंट बॉडीज को सरकार ने किसी भी तरह का, यानी अगर देखा जाए तो सेबी भी आपका क्या है, राज्य है, आरबीआई भी क्या है, आपका राज्य है। समझ में आया आपको? ये सारे क्या कहलाते हैं, आपके राज्य। ठीक है, ये सारे क्या है, राज्य। ठीक है, तो न्यायपालिका के हिसाब से न्यायपालिका ने जब जब किसी ना किसी केस पे कोई भी डिसीजन लेने गई है, तब तक राज्य की संरचना में कुछ ना कुछ तत्व ऐड करते गया है। तो बाद में वित्तीय सेवाएं, बैंक, सरकारी संस्थाएं, सरकारी कोई भी डिपार्टमेंट, वो सब क्या आते हैं, राज्य के अधीन ही आते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका, कभी भी राज्य पूछा जा सकता है, तो इन सब चीजों को आप राज्य में ही कैलकुलेट करोगे। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए राज्य की परिभाषा, ठीक है, 12 के अंतर्गत, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत अगर आपको लिखना हो, 12 के अंतर्गत अगर आपको लिखना हो एकदम शॉर्ट में, तो आप क्या लिख सकते हो, राज्य की परिभाषा, वो हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 12 के अनुसार, 12 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 12 के अनुसार निम्नलिखित तत्व पाए जाते हैं। अनुच्छेद 12 के अनुसार निम्नलिखित तत्व पाए जाते हैं। तो पहला क्या है, संसद और केंद्र सरकार। ठीक है, संसद और केंद्र सरकार। प्रांत, यानी आप जिसको राज्य बोलते हो, प्रांत और राज्य सरकार। ठीक है, प्रांत और राज्य सरकार, यानी जिसको आप क्या बोल सकते हो, आगे यहां संसद भी लिए हो तो विधान मंडल। ठीक है, फिर इसके बाद स्थानीय शासन निकाय। ठीक है, स्थानीय शासन निकाय। संस्थाएं जैसे आप क्या बोल सकते हो, पंचायत, नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका, नगर निगम इत्यादि। ठीक है, इसके बाद आप चौथा क्या नोट कर सकते हो, कोई भी ऐसी संस्था जो सरकार की शक्ति का प्रयोग करती है। सरकार की शक्ति का प्रयोग करती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि क्या है ये चीजें? इतना समझ में आ गया तो कमेंट करो यस, फटाफट कमेंट करो यस। अगर ये चीजें समझ में आ गया तो आप फटाफट कमेंट करो यस। यानी राज्य की परिभाषा पूछा जाता है तो अनुच्छेद 12 के अनुसार संसद और केंद्र सरकार, तो संसद और केंद्र सरकार के अंदर सभी तत्व आ गए। यानी इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो कि सरकार से आशय है जो सरकार के किसी भी तंत्र का हिस्सा हो, जो सरकार के किसी भी तंत्र का हिस्सा हो, जैसे मंत्री, पुलिस। ठीक है, कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका। इसके बाद आप क्या बोल सकते हो, पंचायतें, नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका, नगर निगम। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ये सब चीजें क्या हैं, ये सब आपके राज्य के ही हिस्से हैं। अगर शॉर्ट में लिखना हुआ तो आप ये तो आपने समझा दिया कि उसके तत्व क्या है, राज्य की परिभाषा कैसे समझ में आएगा। मैंने दोनों विधि में बताया, आपको चार्ट बना के भी बता दिया कि अगर राज्य के बारे में पूछा जाता है तो आप राज्य का क्या परिभाषा दोगे। तो अगर मौलिक अधिकार भाग 3 में राज्य की परिभाषा पूछा जाता है तो राज्य की परिभाषा से अर्थ है संसद और संसद का कानून केंद्र सरकार। इसके बाद आप सेकंड क्या बोल सकते हो, प्रांत और प्रांत की सरकार, विधानमंडल। फिर तीसरा आप क्या बोल सकते हो, स्थानीय संस्थाएं, स्थानीय शासन की निकाय, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, पंचायतें।
उसके बाद आप क्या बोल सकते हो, सरकार से आशय है वे संस्थाएं जो सरकार की किसी भी तंत्र का हिस्सा हैं। ठीक है, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, मंत्री, पुलिस, ये सब क्या है, सरकार का हिस्सा है। तो वो सब क्या कर सकते हो आप, वो सब आपको इसमें काउंट कर सकते हो। समझ में आया आपको राज्य की परिभाषा क्या है? तो थोड़ा लिख लीजिए चाहिए तो। भारत सरकार के अधीन वो सारे निकाय, संघ, राज्य सरकारें, नौकरशाही, संसद एवं राज्य विधायिका, सभी स्थानीय या अन्य सरकारी अधिकारी निकाय, अधिकारी एवं निकाय, सरकारी संस्था, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाएं, सरकारी वित्तीय सेवाएं इत्यादि राज्य का रूप है। तो कभी भी पूछा गया तो राज्य से मतलब सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर, आपको स्टेट से मतलब नहीं है, किसी पर्टिकुलर एक संघ से मतलब नहीं है। सरकार के अधीन जितनी भी चीजें आती हैं वो सब क्या है, वो सब सरकार का हिस्सा है, यानी और वो सरकार ही क्या है, राज्य का हिस्सा है। समझ में आया? अगर कभी भी आपसे राज्य पूछा जाता है तो आप क्या बताओगे? समझ में आया आपको? तो कमेंट करो यस। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो जो मैं आपको लिखाते जा रहा हूं, जो जो मैं ये चीजें समझाते जा रहा हूं, ये सब आप लिखते चलो, समझते चलो। ठीक है, जिससे आपके तथ्य क्लियर रहे। तो राज्य की परिभाषा समझ में आया? तो अगर कहीं भी आपसे क्वेश्चन में राज्य दिया गया है भाग 3 के अंडर में, तो आप राज्य का मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर पुलिस वाला कोई आदेश भी दे रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, एक राज्य आदेश दे रहा है, ना कि वो पुलिस वाला आदेश दे रहा है। अगर एक आईएएस ऑफिसर कोई ऑर्डर दे रहा है तो वो कौन ऑर्डर दे रहा है, वो राज्य आपको ऑर्डर दे रहा है, ना कि वो आईएएस ऑफिसर। तो आपको समझ में आ गया, ये तथ्य आपका क्लियर रहना चाहिए। अगर क्लियर हो गया तो कमेंट करो यस। तो हम लोग अगले अनुच्छेद पे पढ़ते हैं। देखिए इसको मैंने इतना लंबा क्यों समझाया आपको 3-3 तरीके से, ताकि आपको ये चीजें इजीली समझ में आए। अगर ये चीजें समझ में आएंगी तो आप क्या कर पाओगे, आगे जितनी भी चीजें रहेंगी उन सब चीजों को इजीली समझ पाओगे। अगर समझ में आया तो कमेंट करो यस। तो हम लोग अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अनुच्छेद 13। ठीक है, अनुच्छेद 13। तो आप ये लिखते भी चलिए, अनुच्छेद 13। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 में क्या है, अनुच्छेद 13 जो है हमें मूल अधिकारों की सुरक्षा की क्या देता है, गारंटी। बरोबर लिखता हूं इसको, गारंटी देता है। यानी अनुच्छेद 13 हमारा जो मूल अधिकार है उसकी सुरक्षा की गारंटी देता है राज्य के विरुद्ध। कभी भी याद रखो, मूल अधिकार जो है, अगर पीटी में पूछा जा सकता है किसके विरुद्ध प्राप्त है, तो हमेशा आप क्या लिखोगे, राज्य। राज्य के विरुद्ध ही आपको सारे मूल अधिकार प्राप्त हैं। समझ में आया आपको? तो राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, यानी राज्य के ही विरुद्ध मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी कौन देता है, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 जो है ये राज्य के विरुद्ध आपको मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। अब ये गारंटी क्या क्या है हम लोग देखते हैं। मूल अधिकारों की सुरक्षा गारंटी अनुच्छेद 13 के अंडर टोटल कितने खंड है, टोटल 3 खंड है, प्लस एक बाद में जोड़ा गया। तो यानी टोटल कितने खंड हो गए, 4 खंड हो गए। यानी 24वें संविधान संशोधन 1971 में, 24वें संविधान संशोधन 1971 में एक और खंड जोड़ा गया। ठीक है, मूल अधिकारों की सुरक्षा की जो गारंटी देता है अनुच्छेद, उस अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 13 में जो 24वां संविधान संशोधन 1971 था, उसमें एक और अनुच्छेद यानी एक और खंड जोड़ा गया। वह खंड कौन सा था, आपका 13 क्लॉज 4। यानी पहले से आपके पास 13 क्लॉज 1 to 13 क्लॉज 3 तक पहले से ही अवेलेबल थे। बाद में 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत एक और खंड जोड़ दिया गया। वो हम देखते हैं, वो खंड क्या है, उसकी उपयोगिता क्यों पड़ी, उसको जोड़ा क्यों गया। क्योंकि याद रखना, ये अब आप जो पढ़ने जा रहे हो, अब याद रखो, ये जो 13 अनुच्छेद 13 जो है आपके मौलिक अधिकारों का, आप जब भी आंसर लिखोगे तो इसका बहुत बार आपको उपयोग करना पड़ेगा। इसके जो खंड है,
इन खंडों का बहुत बार उपयोग करना पड़ेगा। 13 खंड 1, 13 खंड 2, 13 खंड 3, 13 खंड 4, इसमें से बहुत सारे अनुच्छेद जो हैं आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो इसीलिए मैं जो अभी पढ़ाने जा रहा हूं आपको याद रखो, जो भी मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा वो सब क्या है, आपको बहुत ही प्रायोरिटी के साथ वो सबको समझ के रखना है। अगर आप इन चीजों को, मौलिक अधिकारों को समझ गए, जो मैं अनुच्छेद 13 बताने जा रहा हूं, तो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर वो घुमा फिरा के पूछता है तो आप 13 के तहत उसको परिभाषित कर देंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। अगर वो पूछा जाता है प्रवर्तनीय है कि नहीं, संसदीय संशोधनीय है कि नहीं है, न्यायालय को क्या अधिकार है, वगैरह वगैरह जो भी आएगा आप सॉल्व कर लोगे। तो अभी मैं जो 13 के जितने भी खंड पढ़ाऊंगा आप याद रखो, आपको उसको बिना समझे मौलिक अधिकार को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए नोट करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला लिखिए अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 खंड 1, खंड 1, आर्टिकल 13 क्लॉज 1, ठीक है। आर्टिकल 13 क्लॉज 1, अनुच्छेद 13 क्लॉज 1, ठीक है। अब ये जो अनुच्छेद 13 है, ठीक है, इसको देखिए समझने की बात है। यह अनुच्छेद हमको क्या सुरक्षा की गारंटी देता है? संविधान पूर्व की विधियां, ठीक है। अनुच्छेद 13(1) को याद रखने के लिए आप लिख लीजिए संविधान पूर्व की विधियां, यानी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ समझ में आया? संविधान पूर्व विधियां, यानी संविधान पूर्व विधियां क्या है, थोड़ा लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं ताकि आपको ये चीजें इजीली समझ में आए। तो अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 संविधान पूर्व विधियां, ब्रैकेट में लिख लेना प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। भारतीय संविधान के लागू होने से पूर्व की ऐसी प्रत्येक विधि जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हो वह उल्लंघन की सीमा तक शून्य हो जाएगी। यानी ये आपको क्या सुरक्षा की गारंटी देता है? ये सुरक्षा की गारंटी ये देता है कि जिस दिन आपके मौलिक अधिकार लागू हुए, ठीक है, यानी संविधान लागू हुआ, उसके पहले की जो भी विधि थी, यानी जो भी कानून था, ठीक है, अगर पहले से कोई भी कानून है, अगर वो कानून आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, क्या करती है? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो वो जहां तक उन अधिकारों का उल्लंघन कर रही है वहां तक क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। शून्य से आशय है कि वो क्या हो जाएगी? वहां तक के लिए अवैध घोषित हो जाएगी, ठीक है। पूरा कानून नहीं अवैध घोषित होगा, वो विधि में जो वो तत्व है जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, वो तत्व पूरा क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। जैसे भारतीय दंड संहिता, जिसको हम लोग आईपीसी बोला जाता है, आईपीसी क्या है? 1860 का कानून है, ठीक है। इसका आप उल्लेख कर सकते हो, तो इससे आप इजीली समझा सकते हो। भारतीय दंड संहिता आईपीसी जो है वो 1860 का कानून है, यानी वो ब्रिटिश टाइम का कानून है जो अभी तक फॉलो हो रहा है, क्योंकि हमने संविधान संशोधन तो बना दिया, परंतु जो इंडियन पेनल कोड है उसको हम लोगों ने चेंजेस नहीं किया है। जैसे जैसे जो बाधा होते जाती है, उत्पन्न होते जाती है, उसको रद्द किया जाता है। तो अगर सपोज करो आपकी जो स्वतंत्रता है, यानी स्वतंत्रता जो है वो क्या हो गया? संविधान जैसे ही घोषित हुआ वो आपका मौलिक अधिकार हो गया। जैसे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। तो ब्रिटिश टाइम में अब किसी को भी स्वतंत्र रूप से आजादी नहीं थी विचार और अभिव्यक्ति प्रकट करने की, तो उनमें यहाँ पे उन्होंने समझो सजा का प्रावधान किया था। क्या किया था? सजा का प्रावधान किया था कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने विचार और अभिव्यक्ति को पब्लिक में क्या करता है, अगर वो प्रकट करता है कि गवर्नमेंट जो सरकार है वो अच्छे काम नहीं कर रहे, यानी वो सही तथ्य भी बताता है, तो इसका मतलब है वो गवर्नमेंट की बुराई कर रहा है, उसके तहत उसको क्या कर दिया जाएगा? 10 साल का सजा दे दिया जाएगा, 10 साल की सजा दे दी जाएगी। परंतु किंतु लेकिन मगर बट अब ये जो सजा उसको दिया जा रहा है,
ये जो 10 साल की उसको सजा दी जा रही है, ये सजा कैसा है, संविधान के अगेंस्ट नहीं था उस टाइम, लेकिन वापस से जब हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है, 26 नवंबर 1949, और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950, यानी आंशिक रूप से तभी लागू हो गया। तो अगर आप राउंड फिगर पकड़ते हो 26 जनवरी 1950 के बाद से जो मौलिक अधिकार थे, अगर उन मौलिक अधिकारों का ये जो विचार अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता दी गई है, तो यानी ये मौलिक अधिकारों का क्या कर रहे थे, हनन कर रहे थे। तो हनन करने से आशय क्या है, ये मौलिक अधिकारों को क्या कर रहे थे, दबा रहे थे, बाध्य कर रहे थे। तो इसके लिए जो आईपीसी की धारा 180 के तहत ये जो 10 साल की सजा थी, ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि अगर सरकार कोई काम अच्छा नहीं कर रही है तो जो जनता है वो सरकार के खिलाफ क्या कर सकती है, सरकार के खिलाफ अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकती है। वो बोल सकती है कि सरकार जो है वो अच्छे काम नहीं कर रही है, सरकार का विरोध कर सकती है। यानी हर व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो आपको समझ में आया कि शून्य से आशय क्या है, यानी जो भी उसके पहले के कानून रहेंगे, अगर वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं तो वो उसी समय से क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, यानी जीरो घोषित कर दिए जाएंगे। यानी व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति के लिए 10 साल की सजा नहीं होगी, यानी कोई भी सजा नहीं होगी। अगर समझ में आया तो कमेंट करो यस कि आपको यह समझ में आ गया कि अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 क्या है। तो इसमें जो है न्यायालय ने 3 तर्क दिए, 3 तर्क बोल सकते हो या 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए, 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए। कभी भी अगर आप एग्जाम लिख रहे हो तो इसमें आप लिख सकते हो 3 प्रमुख सिद्धांत प्रस्तुत किया। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 13(1) को प्रतिपादित कीजिए, ठीक है, या अनुच्छेद 31 की व्याख्या कीजिए, या संविधान पूर्व विधियों की व्याख्या कीजिए, ठीक है, या पूछा जा सकता है संविधान पूर्व विधियां अनुच्छेद 13(1) के तहत क्या है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो ये सब जब आप उत्तर लिखते हो तो इसमें ये 3 सिद्धांत भी आपको लिख देना है जो न्यायालय द्वारा क्या किया गया, प्रतिपादित किया गया है। तो ये 3 सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं। तो पहला लिखिए पृथक्करीयता का सिद्धांत। पृथक्करीयता का सिद्धांत, पृथक्करीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, यानी पृथक्करीयता का सिद्धांत। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर लिखाता हूं। पृथक्करीयता का सिद्धांत से आशय है कि ऐसा कोई भी कानून या ऐसा कोई भी विधि जो क्या है, मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। अगर वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, जैसे XYZ कोई भी कानून है, ठीक है, इस कानून के तहत मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। तो इस XYZ कानून में अगर पता है कि ये X की वजह से मौलिक अधिकार क्या हो रहे हैं, हनन हो रहे हैं, उल्लंघित हो रहे हैं, बाध्य हो रहे हैं, तो इस X को उसमें से हटा दिया जाएगा। यानी पूरी तरह से ये पूरा का पूरा आपका जो कानून है, ये कानून अवैध घोषित नहीं होगा, सिर्फ ये जो X पार्ट था इसको निकाल दिया जाएगा और पूरा का पूरा कानून आपका वैसा रहेगा। यानी जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकारों का हनन करेगा उसको हटा दिया जाएगा। परंतु किंतु लेकिन मगर बट वापस से वही चीज है कि अगर ये X जो है, X को इस कानून में से निकाल देने के बाद ये YZ का जो अस्तित्व है वो बचा ही नहीं रहता है। यानी ये पूरी तरह से जो कानून बना था वो कानून की कुछ उपयोगिता ही नहीं है, ठीक है, उस कानून की कुछ उपयोगिता ही नहीं है। तो ये पूरा मतलब क्या है, X अलग किया जा नहीं सकता है, यानी अब तो X को अलग कर नहीं सकते हो। तो इस केस में न्यायालय क्या कर देगा, इस केस में न्यायालय पूरी तरह से इस कानून को क्या कर देगा, पूरी तरह से अवैध घोषित कर देगा। यानी पृथक्करीयता का सिद्धांत क्या बोलता है कि ऐसा कानून जिस कानून में जितनी सीमा तक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उस सीमा तक उस कानून को क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। बाकी जो भी शेष कानून बचेंगे उस कानून को रहने दिया जाएगा। किंतु लेकिन मगर बट वापस से वही चीज, अगर उस कानून में
से उस जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है उसको अलग अलग करने से उसका जो महत्व है वो खत्म हो जाता है, या तो वो कानून बचा ही नहीं रहेगा या तो उसको अलग नहीं किया जा सकता, तो पूरे जो कानून को है उसको अवैध घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार क्या है, सर्वोपरि है, सबसे जरूरी है। समझ में आया ये पृथक्करिता का सिद्धांत? तो कमेंट करो यस कि ये क्या होता है। ठीक है, इसमें दो ही चीज आपको समझ के रखना है, या तो पहले न्यायालय क्या ट्राई करेगा कि उस कानून में से जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है उसको अलग किया जाए, अगर वो अलग नहीं हो पा रहा है तो पूरी तरह से अवैध घोषित कर देगा। समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट करो यस। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए। अच्छा, पहले मैं इसकी थोड़ी आपको मीनिंग भी लिखा देता हूं ताकि आपको समझ में रहे। पृथक्करिता का सिद्धांत लिखिए, लिखिए, नहीं पहले काम कीजिए, हेडिंग डालिए अनुच्छेद 13, क्योंकि मैं ये पूरा आपको लिखवाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं कोई भी चीज आपसे स्किप ना कराऊं मौलिक अधिकारों में, क्योंकि मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले आप लिख लीजिए अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी। उसके अंडर आप लिख सकते हो अनुच्छेद 13 या तो जो मैंने आपको बताया कि पहले अनुच्छेद 13 में सिर्फ 3 खंड थे, बाद में जो था संविधान संशोधन के जरिए, उसमें 24वें संविधान संशोधन के जरिए 1971 में उसमें एक और खंड जोड़ा गया जो कि 13 खंड 4 था, जिसके तहत अब टोटल कितने खंड हो गए? 4 खंड हो गए, जिसमें पहला है अनुच्छेद 13 खंड 1, जिसको क्या बोला जाता है? संविधान पूर्व विधियां, यानी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में लिखिए, भारतीय संविधान के लागू होने से पूर्व की प्रत्येक विधि जो मौलिक अधिकारों का हनन करती है वो उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। इतना आपने लिख लिया। उसके आगे लिख लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने 3 प्रमुख सिद्धांत प्रस्तुत किए। ठीक है, पहला लिखिए पृथक्करिता का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। इसके आगे लिखिए, यदि किसी अधिनियम का असंवैधानिक भाग निकाला जा सके जिससे वो कानून बना रहे तो न्यायालय पूरे कानून को शून्य घोषित नहीं करता, बल्कि उसके उस भाग्य को शून्य घोषित कर देगा, यानी उसके उस भाग्य को एक्स को शून्य घोषित कर देगा, कानून वैसा ही रहेगा। ठीक है, शून्य घोषित कर देगा, परंतु अपवाद स्वरूप अगर उस भाग को उस कानून से अलग नहीं किया जा सकता, मतलब एक्स को अलग नहीं कर सकते, इससे नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर अलग नहीं किया जा सकता तो उस स्थिति में पूरा कानून ही अवैध घोषित कर दिया जाएगा। न्यायालय का निर्णय इस पर निर्णय करता है कि वैध और अवैध अंशों को एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है कि नहीं, यानी कि जो मैं बताया कि ये न्यायालय इसी तर्क पे डिसीजन देगा कि अगर कानून से उसके अवैध जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं अगर उसको अलग कर दिया जा सकता है तो क्या पूरा कानून बना का बना रहेगा, अगर नहीं अलग कर दिया जा सकता तो वो पूरा कानून क्या हो जाएगा? अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो पृथक्करिता का सिद्धांत समझ में आया? तो आगे लिखिए ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत। दूसरा लिखिए ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत। ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत। ठीक है, ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत, इसको बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, एक्लिप्स मींस आच्छादन। ठीक है, या ग्रहण आप जिसको बोल सकते हो, और सिद्धांत मतलब डॉक्ट्राइन। तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स यानी ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत। ठीक है, तो इस सिद्धांत के तहत देखिए वापस समझाता हूं। अब ये ग्रहण या आच्छादन से आप क्या समझते हो? चलिए बताइए। ग्रहण या आच्छादन, आपने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण देखा है, तो यानी समझो ये सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। अब सपोज करो कोई ग्रह जो है इसके सामने आ जाता है तो यहां पे क्या है? ये सूर्य पृथ्वी को दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, ये सूर्य पृथ्वी को दिखना बंद हो जाता है, तो जिसे हम क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण बोलते हैं। परंतु किंतु लेकिन मगर बट ये जब हट जाता है,
ये हट जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण समाप्त हो गया। यानी यहाँ पे कोई नई चीजें नहीं लानी पड़ती है, यहाँ पे ये जो प्रक्रिया है वो होते रहती है। तो यानी ये सतत प्रक्रिया के दौरान ये यहाँ पे आच्छादन भी हो गया और आच्छादन हट भी गया, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आच्छादन का सिद्धांत। अब इसी को न्यायालय ने कैसे मूल अधिकारियों में प्रतिपादित किया वो समझते हैं। तो संविधान के अनुसार, यानी जो संविधान में उल्लेखित है उसके मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने क्या बोला कि जो भी कानून मौलिक अधिकारों का, अब सपोज करो ये क्या है, मौलिक अधिकार है, ये क्या है, मौलिक अधिकार है, ठीक है, ये क्या है आपके मौलिक अधिकार है, और ये क्या है, नागरिक है, ये नागरिक है, और ये आपका क्या है, कानून है, ठीक है, ये कानून है। ये पहले कानून था आपका, ठीक है, पहले लॉ था, लेकिन जैसे ही संविधान निर्माण हुआ तो आपको कुछ मूल अधिकार दिए गए। अब ये जो मूल अधिकार था ये आपके कानून और मूल अधिकार जो आपके बीच में क्या बन रहा है, बाधक हो रहा है, यानी आच्छादित कर दिया इसने, इस कानून को पूरी तरह से आच्छादित कर दिया, क्योंकि मूल अधिकार जो है वो कानून से सर्वोपरि है, यानी ये जो कानून नियम बनाया गया था इससे सर्वोपरि है। तो जिसके तहत ये जो आच्छादन है, ठीक है, ये जो आच्छादन है इसके, यानी इसने क्या किया, ये आच्छादित कर लिया, किसको, कानून को आच्छादित कर लिया, किसने, मौलिक अधिकार ने। यानी न्यायालय क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा कानून अगर वो मौलिक अधिकारों का, इस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो वो उस दिन से, उस समय से वो क्या हो जाएगा, आच्छादित हो जाएगा, यानी उसको मौलिक अधिकार के तहत ढक दिया जाएगा। यानी उसी समय से, देखो इसी से इंटरलिंक हो रहा है, लेकिन इन्हीं चीजों से इंटरलिंक हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पे आच्छादन का सिद्धांत प्रस्तुत करके समझाया है। यानी ये कानून अवैध करने की बजाय उसने क्या कर दिया, आच्छादित हो जाएगा, यानी मौलिक अधिकार मान्य होगा इस पे। परंतु किंतु लेकिन मगर बट अगर भविष्य में अगर इस कानून में कोई संशोधन कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, कोई संशोधन कर दिया जाता है और ये मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करता है, यानी इसको संशोधन करके ये कानून को यहां ला दिया जाता है, मतलब या तो मौलिक अधिकारों में अगर कुछ चेंजेस कर दिया जाता है जिससे ये कानून बाध्य नहीं रहेगा, तो ये आच्छादन क्या होगा, हट जाएगा, यानी वो जो कानून था वो वापस से वैलिड हो जाएगा। समझ में आया आपको कि वापस समझाओ आच्छादन का सिद्धांत? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करो यस। यानी इसका सिंपल सा एक तात्पर्य है, ऐसा कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों को बाध्य कर रहा है वो उस सीमा से जहां तक उल्लंघन कर रहा है या बाध्य कर रहा है वहां तक वो क्या हो जाएगा, आच्छादित हो जाएगा, यानी ढक जाएगा, यानी नगण्य हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। परंतु किंतु लेकिन मगर बट अगर भविष्य में कोई भी संसद अगर कानून बना के मूल अधिकारों में बदलाव करती है जिसके पश्चात वो कानून जो है वापस से अगर लागू हो सकता है, यानी मौलिक अधिकारों का अगर हनन नहीं करता है तो वो पुनः अपने आप लागू हो जाएगा, वापस से संविधान में उस कानून को लागू करने की जरूरत नहीं है, यानी आच्छादन अपने आप हट जाएगा। समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट कीजिए यस, इसको लिख लीजिए थोड़ा, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई संविधान पूर्व विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो जिस सीमा तक वह विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है उस सीमा तक वह विधि शून्य अर्थात आच्छादित हो जाएगा, तथा भविष्य में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, मौलिक अधिकारों का संशोधन कर लीजिए, संशोधन या किसी अन्य कारण से यदि विधि मौलिक अधिकारों को बाध्य नहीं करती है तो उस समय से उस कानून का यानी आच्छादन हट जाएगा, उस समय से आच्छादन समाप्त हो जाएगा और विधि पुनः लागू हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया आपको जो मैंने चीजें बताया? समझ में आया तो कमेंट करो यस। ठीक है, आच्छादन का अगर सिद्धांत समझ में आ गया तो कमेंट करो यस, फटाफट कमेंट करो। ठीक है, अब तीसरा लिखिए, तीसरा क्या है? तीसरा लिखिए अधित्याग का सिद्धांत। न्यायालय ने एक और सिद्धांत भी प्रस्तुत किया, अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत ये बहुत छोटा सा सिद्धांत है, अधित्याग का सिद्धांत। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्राइन ऑफ वेवियर, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर,
ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, वेव कर देना मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, छोड़ देना। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अगर आप इंग्लिश हिंदी का वर्ड नहीं समझ पा रहे हो तो वेव से तो समझ में आता है, तो वेव से अर्थ क्या होता है, छोड़ देना। तो न्यायपालिका ने क्या कहा कि अधित्याग का सिद्धांत के तहत अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने मौलिक अधिकारों का क्या कर दूं, त्याग कर दूं, तो संविधान जो है उसकी भी उसको क्या करता है, मनाही करता है। क्या करता है, मनाही करता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अधित्याग के सिद्धांत के तहत अगर वो चाहे कि मैं अपने मौलिक अधिकारों को छोड़ दूं, तो न्यायपालिका अपना संविधान उसको इजाजत नहीं देता है। क्योंकि जिस समय न्यायपालिका ने निर्णय दिया, क्योंकि भारत में क्या है, बहुत सारे लोग जो हैं वो अशिक्षित है, जो भी शिक्षित लोग हैं उनके अधिकारों का हनन करने के लिए उनसे उनके अधिकारों को त्याग करा देंगे। इस त्याग से बचाने के लिए न्यायपालिका ने क्या अधित्याग का सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्योंकि अमेरिका में क्या है, अमेरिका में लोग अपनी मर्जी से भी अपने मौलिक अधिकारों को जो है त्याग कर सकते हैं, किंतु भारत में इतने शिक्षित नहीं है, यहाँ पे साक्षरता बहुत कम है, तो लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए न्यायालय ने बोला कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी मर्जी से चाहे तो अपनी मर्जी से भी इस जो मौलिक अधिकार है उसका परित्याग नहीं कर सकता, उसका अधित्याग नहीं कर सकता, उसको त्याग नहीं सकता, उसको वेव नहीं करा सकता है। समझ में आया? वैसे कोई व्यक्ति तो कराना नहीं चाहेगा, लेकिन जो शिक्षित लोग हैं, किसी का अधिकार छीनने के लिए उससे किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करा दिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का सब खेल है, तो बेचारे के सारे अधिकार छीन जाएंगे और बाद में प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। जैसे आपने पुराने जमाने में देखा था, जो लोगों के गुलाम बना लिए जाते थे, वो गुलाम भी एक उसी का ही क्या था, रिजल्ट था, कि जो लोगों को गुलाम बना लिया जाता था, यानी उनके पास मौलिक अधिकार नहीं थे। तो ये समझ में, अधित्याग का सिद्धांत में लिख लीजिए, कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों यानी मौलिक अधिकारों का अपनी मर्जी से त्याग नहीं कर सकता। आगे हम लोग जब इच्छा मृत्यु पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी कि क्यों नहीं त्याग कर सकता। अगर यहाँ पे त्याग का सिद्धांत दे दिया होता तो इच्छा मृत्यु भी आदमी अपने हिसाब से स्वीकार कर सकता था, परंतु हमारे संविधान में इच्छा मृत्यु की मनाही है। किसी विशेष परिस्थिति में उसको लागू किया गया, वो क्या है जब हम लोग वो टॉपिक पे आएंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आप इसका भी सिद्धांत उसमें आप प्रस्तुत कर सकते हो कि अधित्याग का सिद्धांत। समझ में आया? चलिए आगे लिखिए, ये अनुच्छेद 13 में जो खंड 1 था मैंने उसको समझाया। अनुच्छेद 13 का 1 खंड आपको समझ में आ गया तो कमेंट करो यस। मैं चाहता हूं आप कमेंट करते चलते रहो, ठीक है, कमेंट करते चलते रहो। तो चलिए फटाफट बताइए, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी जो देता है आपका अनुच्छेद 13 क्लॉज 1, उसमें मैंने क्या बताया, एक लाइन में कमेंट करो, एक लाइन में कमेंट करो, एक लाइन में कमेंट करो, कोई भी एक सिद्धांत, तीनों में से कोई भी एक सिद्धांत कमेंट करो फटाफट, ठीक है। जब तक मैं लिख रहा हूं अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 आप लोग कमेंट करो। अनुच्छेद 13 खंड 2, अनुच्छेद 13 खंड 2, अनुच्छेद 13 खंड 2, ठीक है। ये संविधानोत्तर विधियां यानी संविधानोत्तर विधियां, ठीक है, संविधानोत्तर विधियां, ये ऐसा है, संविधान उत्तर विधियां, ठीक है। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान उत्तर विधियां, ठीक है। अनुच्छेद 13(2) में किसका उल्लेख किया गया है, संविधान उत्तर विधियां। अब देखो जो हम लोगों ने पहले पढ़ा वो 13 क्लॉज 1 वो क्या था, वो भूत लक्ष्य था, यानी उसके पहले जो भी संविधान बने थे उन सब पे भी लागू होता था, ठीक है। अभी अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 हम लोग पढ़ते हैं, ये संविधान उत्तर विधियां जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पहले आप इसको लिख लीजिए थोड़ा। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती हो। यदि राज्य की कोई भी विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वह विधि उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी, ठीक है। क्या होगी, शून्य होगी। यानी ये पूरी तरह से आपको क्या बता रहा है, भविष्य लक्ष्य
यानी ये जो 13 क्लॉज 1 था वो क्या था, भूतलक्षी, यानी संविधान के पूर्व जितनी भी विधियां हैं वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी अगर मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं। तो यहां पे क्या बताया गया है, भविष्य लक्ष्य, यानी भविष्य को देखते हुए संविधान उत्तर विधियां बताई गई। अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 में बोला गया है कि अगर संसद विधायिका कोई भी ऐसा कानून भविष्य में बनाती है या भविष्य में वो बनाना चाहती है तो उनको ये ध्यान देकर बनाना होगा कि वो मौलिक अधिकारों का हनन ना करे। किंतु अगर वो ऐसा कानून बना भी देती हैं जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं तो उस कानून को क्या घोषित कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन ये शून्य घोषित कौन करेगा, तो इसीलिए अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 के तहत न्यायालय को पुनर्वालोकन की शक्तियां दी गई हैं। यानी जिसको हम लोग पुनर्विलोकन भी बोल सकते हैं, पुनर्वालोकन, जिसको क्या बोला जाता है, रिव्यू पावर। ठीक है, यानी पुनरीक्षण। ठीक है, यानी ये सब एक ही वर्ड है। न्यायालय को क्या है, रिव्यू करने के लिए पुनर्वालोकन या पुनर्विलोकन, जो भी आप बोलो। ठीक है, बहुत लोग पुनर्विलोकन भी बोलते हैं, पुनर्वालोकन बोलते हैं, पुनर्वलोकन बोलते हैं, जो भी आपको बोलना है, जो भी समझना है आप समझ सकते हो। यानी संविधान को किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय को पुनर्वालोकन या पुनर्विलोकन की शक्तियां दी गई है, तो आप क्या बोल सकते हो, अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 के तहत, इसी के तहत न्यायालय को क्या दी गई है, शक्तियां दी गई है। ये जो अनुच्छेद है ये बहुत विवादित अनुच्छेद है। ठीक है, तो मैं इसीलिए इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन भी लिखवा दूंगा अभी, और वो क्या उससे क्वेश्चन आ सकता है तो ये भी मैं बता दूंगा, क्योंकि ये बहुत विवादित है। अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। और जो न्यायालय का जो शक्ति है पुनरावलोकन वो कैसे हो सकता है। ठीक है, पुनर्विलोकन, पुनरावलोकन जो बोलना है आपको बोलिए, लेकिन समझने के लिए जरूरी है। तो यानी ये पुनरावलोकन की जो शक्ति दी गई है संविधान में, वो पुनरावलोकन है क्या, रिव्यू सिस्टम है क्या, तो ये शक्ति न्यायालय के जरिए दी गई। और इसी पे बहुत बहस आती है, क्योंकि संसद हमेशा न्यायालय की शक्तियों को छीनने की कोशिश करता था। ठीक है, वो चाहता था मैं ही जो कानून बना दूं वही सर्वोपरि रहे, परंतु किंतु लेकिन मगर बट जो न्यायालय है, न्यायालय में पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, जो संविधान के अनुसार काम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए न्यायालय समय समय पे ये प्रतिपादित करते रहा है कि न्यायालय की शक्ति जो है वो आखिरी शक्ति है। ठीक है, और न्यायालय और संसद में क्या हमेशा होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए कि मौलिक अधिकारों का हनन ना किया जा सके। तो इसीलिए सर्वोपरि शक्ति न्यायालय की ही है भारत में। ठीक है, और संसद को उसमें कानून बनाने, संसद को संविधान संशोधन करने के अधिकार दिए गए, तो वो क्या है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया तो कमेंट करो यस कि ये समझ में आ गया आपको। अगर ये समझ में आया तो कमेंट करो यस कि अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 के तहत संविधान उत्तर विधियां, यानी सरकार को ऐसी कोई भी विधियां बनाने के लिए मनाही की जाती है जो मूल अधिकारों का हनन करे। फिर भी किंतु अगर संसद जो है विधायिका में ऐसे कानून बना देती है जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो न्यायालय जो है पुनरावलोकन सिस्टम के जरिए या पुनर्विलोकन जो भी बोलो आप, रिव्यू सिस्टम के जरिए उसको क्या कर सकती है, अगर वो चेक की और वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है तो उसको शून्य घोषित कर देगा। इसी अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 के तहत न्यायालय को पुनर्वालोकन की शक्तियां प्राप्त है या पुनर्विलोकन की शक्तियां प्राप्त है। समझ में आया आपको? समझ में आया तो यस बोलिए, समझ में आया तो यस बोलिए, कमेंट कीजिए यस। अनुच्छेद अगर आपको 13 क्लॉज 2 अगर आपको समझ में आया तो कमेंट कीजिए यस। अगर 13 क्लॉज 2 समझ में आया तो कमेंट कीजिए यस। देखिए मैं आप लोगों के लिए एकदम कंटेंट टू कंटेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एकदम बेसिक लैंग्वेज में। मैं क्यों अपने तथ्य को राइट करके लाता हूं, मैं अपने तथ्यों को क्यों मैं स्टडी करता हूं। मैं चाहूँ तो लक्ष्मीकांत से या दृष्टि IAS की या किसी भी बुक से पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं क्यों नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अपने लैंग्वेज में आपको समझाऊं जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि पुस्तकी पंडित आपको बनाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको एक ऐसा विद्यार्थी बनाऊं कि कोई भी अगर आपसे कहीं भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसका जवाब दे
सको, क्योंकि पुस्तकी पंडित बनना बड़ी बात नहीं। और मेरा जो ये वीडियो है आपको पुस्तकी पंडित नहीं बनाएगा, आपको तथ्यात्मक, आपको जो चीजें समझ में आनी चाहिए उस मामले में आपको बुद्धिजीवी बनाएगा। तो अगर आप वीडियो को पूरी तरह से देखते हो, चीजों को लिखते हो, समझते हो, तो आपको 100% चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो पढ़ने के साथ साथ आप इसको समझने की भी कोशिश कीजिए। चलिए लिखिए अगला अनुच्छेद। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पे। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद क्या है? हमने 2 अनुच्छेद पढ़ लिया, तीसरा है अनुच्छेद 13 क्लॉज 2, यानी इसमें बताया गया है कि विधि का अर्थ क्या होता है। विधि का अर्थ, मीनिंग ऑफ लॉ। देखिए अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे कि संविधान क्या है, संविधान में राज्य की इकाई, ठीक है, राज्य बार बार आ रहा था, विधि बार बार आ रहा था, हमने तो समझ लिया कि राज्य क्या है। ठीक है, अब समझ लेते हैं ये विधि जो बार बार आता है, ये विधि है क्या। ठीक है, ये विधि है क्या? तो विधि का मतलब क्या होता है कि आदेश। ठीक है, आदेश को भी विधि बोला जाता है। अध्यादेश, राज्यपाल राष्ट्रपति जो भी अध्यादेश देते हैं। ठीक है, नियम, रूल्स, ठीक है, विनियम, रेगुलेशन, ठीक है, विनियम। इसके बाद आपकी अधिसूचनाएं, अधिसूचनाएं यानी नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट से आती है आपको। ठीक है, इसके बाद आप बोल सकते हो इसके बाद आप क्या बोल सकते हो? उपविधियां, बाय लॉ। ठीक है, उपविधियां, बाय लॉ। इसके बाद आप बोल सकते हो प्रथाएं, क्या? प्रथाएं। ठीक है, जो भी आपकी प्रथाएं हैं। इसके बाद आप क्या बोल सकते हो? रूढ़ियां, रूढ़िवादी प्रथाएं, यानी रूढ़िवादी प्रथाएं। एक तो प्रथाएं हैं जिसमें आपका सब कुछ आ जाता है, एक तो रूढ़िवादी प्रथाएं हैं। ठीक है, रूढ़िवादी प्रथाएं। इसके बाद आप इसमें और क्या ऐड कर सकते हो? प्रथाएं हो गया, विधियां हो गया, यानी ये सारी चीजें क्या है? विधि ही है। अब जैसे रूढ़िवादी और परंपराओं में देखा जाए, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद जो मुस्लिम बोर्ड के कानून हुए, ये सब क्या है? ये सब विधि ही है, ये सब कानून ही है। ठीक है, किसी के धर्म के आधार पे जो भी कानून है, इनका भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे कोई आदेश, जैसे पुलिस ऑफिसर, कोई आईएएस अधिकारी कोई आदेश दे रहा है किसी व्यक्ति को थाने में आके अवेलेबल रहने के लिए, ठीक है, उससे पूछताछ की जाएगी, तो वो भी क्या है? विधि, यानी वो कानूनी है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि मन से दे दिया उसने, नहीं, वो कानूनी है। भले उसका एक प्रोसेस होता है, लेकिन वो भी क्या है? एक कानूनी है। कोई उपविधियां बाय लॉ के जरिए, ठीक है, आपको रिटर्न में कोई आपको नोटिस आ गई, ठीक है, वो सब क्या है? आपकी उपविधियां है, जो इन जरिए वो जैसे टैक्सेशन क्या है? वो नोटिफिकेशन है। ठीक है, आपको टैक्स की नोटिफिकेशन आ जाती कि उतना वो आपको भरना है। ठीक है, विनिमय, रेगुलेशंस, ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो बोला जाता है, नियम और रूल्स और विनियम, रेगुलेशन, यानी जो रूल्स बनाए गए हैं उसके आधार पे काम करना। जैसे टैक्स बोल दिया है 30% भरना है और आपको टैक्स भरना है, चोरी नहीं करना है। अगर आप चोरी करते हो तो उसकी सजा भी मिलेगी। ठीक है, अध्यादेश जैसे राष्ट्रपति कोई कानून ला के बना देता है कि कल से ये काम नहीं करना है, ठीक है, या यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, वो सब भी क्या है? एक कानून है। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीजें वो विधि के अंतर्गत आती है। यानी अगर कभी भी विधि की मीनिंग पूछ दिया गया तो ऐसा कोई भी आदेश, उपविधियां, अध्यादेश, नियम, विनियम, अधिसूचनाएं, प्रथाएं और रूढ़िवादी परंपराएं, प्रथाएं जो भी है वो आप बोल सकते हो, ये सारी क्या है आपकी? ये सारी विधि के ही अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया, ये चार्ट बना के आप अनुच्छेद 13 के अंदर लिख लेना कि विधि का अर्थ क्या होता है। कभी भी अगर विधि की बात किया जाए तो कानूनी तरीके से, यानी बाय लॉ, ये सारी चीजें आपकी उसमें ही आती है। चाहे उपविधियां हो, चाहे आदेश हो, चाहे अध्यादेश हो, चाहे नियम हो, विनियम हो, अधिसूचनाएं हो, रूढ़िवादी परंपराएं हो। जब एकल नागरिक संहिता जब कानून बन जाएगा तो मे भी इसमें बहुत सारी चीजें समाप्त कर दी जाएंगी, तभी इसीलिए मैंने इनको नीचे लिखा, बाकी सबको ऊपर लिखा। तो ये आपकी प्रायोरिटी बेस है। ठीक है,
प्रायोरिटी बेस है, परंतु अभी भी ये कानून क्या है, इनसे रिलेटेड एग्जिस्ट करते हैं। तो ये अभी भी आपको समझ के चलना है। तो आपको समझ में आया, अनुच्छेद 13 में ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 13 में सिर्फ विधि का महत्व दिया गया है कि विधियां क्या है। तो अनुच्छेद 13 क्लॉज 3 में विधि क्या है उसके बारे में बताया गया है। तो विधि क्या है, जो भी अध्यादेश होता है, जो भी ऑर्डर होते हैं यानी आदेश होते हैं, जो भी आपकी उपविधियां होती है, जो भी नियम होते हैं, जो भी विनियम होते हैं, जो भी अधिसूचनाएं होती है, जो भी परंपराएं हैं, रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, जो भी प्रथाएं हैं, वो सब कुछ क्या है, आपके विधि के ही भाग है। तो जब आपको अनुच्छेद 13 के तहत विधि पूछेगा तो आपको यही मेंशन करना है, यानी भाग 3 मौलिक अधिकार में जब भी विधि का जिक्र किया जाएगा तो विधि का मतलब इन सब से ही रहेगा। तो राज्य और विधि समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको समझ गया तो कमेंट करो यस कि राज्य और विधि समझ में आया। जब भी पूछेगा तो राज्य और विधि, इसीलिए आपका मत जो है क्लियर होना चाहिए, तर्क आपका युक्ति युक्त लिखना है। तो इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। अगर समझ में आया तो कमेंट करो यस समझ में आया। तो ऐसा ही जब भी कभी पूछा जाता है राज्य कोई ऐसा विधि नहीं बनाएगा, तो यानी राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो पहले से ही परंपराएं हैं उनको ठेस पहुंचाता रहे। जैसे अभी मुस्लिम लॉ बोर्ड है, 3 तलाक को कानून ने बना दिया तो उसको संविधान के तहत एग्जिस्टिंग भी कर देंगे, कानून भी चेंजेस कर देंगे। जब एकल नागरिक संहिता आ जाएगा तब इनको भी चेंजेस कर दिया जाएगा। बट वो सब अपवाद हैं, लेकिन विदाउट अपवाद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। संविधान वो कहता है जिससे मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। जैसे किसी का धर्म प्रचार प्रसार करने की आप स्वतंत्रता नहीं छीन सकते, ठीक है। अब ये समझ में आ गया तो अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, अनुच्छेद 13 क्लॉज 4। अनुच्छेद 13 क्लॉज 4, अनुच्छेद 13 क्लॉज 4 यानी आगे इसके लिखिए, विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन शामिल नहीं होगा, ठीक है। विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन शामिल नहीं होगा, ठीक है। इससे ही हम लोग लिंक करके एक और आर्टिकल देख लेंगे, 368, अनुच्छेद 368, क्योंकि जब मैं उल्लेख करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि 368 क्यों मैं बोला। क्योंकि यहां पे क्या बोला गया है कि विधि के अंतर्गत, ठीक है, विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन लागू नहीं होगा, यानी आप कानून बना के संविधान संशोधन नहीं कर सकते हो। लेकिन वापस से वही है, फिर कैसे कर सकते हो, तो अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन किया जा सकता है। संविधान संशोधन किया जा सकता है और संविधान संशोधन के जरिए मौलिक अधिकारों को भी बदला जा सकता है या कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो कभी भी अगर पीटी में पूछा जाता है तो किसके तहत, तो विशेष बहुमत अनुच्छेद 368 के तहत। तो ये ध्यान में रखना, ये भूलने वाली चीज नहीं है। अगर आप भूल गए तो याद रखना ये चीज बहुत भारी पड़ेगा। अगर पीटी में पूछा जा सकता है कि संविधान की किस अनुच्छेद के तहत विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो हमेशा आपको मेंशन करना है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत द्वारा संसद में संविधान संशोधित करके मौलिक अधिकारों को कम या ज्यादा किया जा सकता है। किंतु लेकिन मगर बट ध्यान यही रखना है कि न्यायालय ने यह भी चीज कहा है कि अगर उसमें मूल ढांचा पाया जाता है संविधान का, तो किसी भी विधि, किसी भी बहुमत द्वारा आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो इसको हम लोग थोड़ा एक क्वेश्चन बना के लिख भी लेते, परंतु किंतु आप ये मुझे समझाओ, अनुच्छेद 13(4) समझ में आया? अनुच्छेद 13(4) में क्या बोला जाता है कि किसी भी विधि द्वारा संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, और मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी है। तो जब संविधान संशोधन ही नहीं किया जा सकता तो मौलिक अधिकारों में भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इतना समझ में आया? फिर इससे एक लिंक इंटरलिंक करके बात किया जाता है, वो है अनुच्छेद
अनुच्छेद 368। अगर अनुच्छेद 368 के तहत क्या कहा जाता है, विशेष बहुमत से संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में कम ज्यादा करके मौलिक अधिकारों को भी बदला जा सकता है। लेकिन अगर संविधान में मौलिक अधिकारों में कोई भी मूल ढांचा पाया जाता है तो मूल ढांचे को बदला नहीं जाएगा। इतना समझ में आया तो बोलिए यस, कमेंट कीजिए यस कि हाँ इतना समझ में आया। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया तो कमेंट करो यस। तो इसीलिए मैंने दोनों को क्या करके बताया, इंटरलिंक करके बताया, क्योंकि अब देखिए जो 368 है, 368 में ये विशेष बहुमत से संविधान संशोधन कर दिया गया, तो कोई भी ये नहीं बोल सकता कि अनुच्छेद 13(4) उस पे लागू करके उसको कैंसिल कराए। नहीं, 368 पे अनुच्छेद 13(4) लागू नहीं होता है। ये आपको बात ध्यान में रखना है कि अगर संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों को कम ज्यादा अगर 368 के तहत किया गया है तो उस पे अनुच्छेद 13(4) यानी 13 खंड 4 दिखा के इसको शून्य नहीं किया जाएगा, यानी इस पे कोई भी आच्छादन वगैरह का सिद्धांत नहीं लगेगा। यहां पे सिर्फ एक ही चीज देखा जाएगा कि अगर संविधान में कोई मूल ढांचा था, अगर उसमें परिवर्तन किया गया है तो इसको न्यायालय जो है अवैध घोषित कर देगी। अगर मूल ढांचा कोई भी नहीं था और उसमें परिवर्तन किया गया है तो उसको वैध घोषित कर देगी। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो कमेंट करो यस, ये चीजें समझ में आया। अनुच्छेद 13 क्लॉज 4, तो मैं इसके बाद आपको एक क्वेश्चन लिखाऊं और उसको विस्तृत तरीके से समझाऊं पहले। लेकिन मेरा ये आपसे जानना जरूरी है कि जो मैंने आपको अनुच्छेद 13 क्लॉज 1, अनुच्छेद 13 खंड 2, अनुच्छेद 13 खंड 3, अनुच्छेद 13 खंड 4, यार हिंदी और इंग्लिश माइंड को बहुत मिक्स कर देता है, लेकिन पेपर लिखते टाइम उसका ध्यान रखना, इसलिए मैं पढ़ाते टाइम भी आपको ध्यान रखता हूं कि मैं हर चीजें आपको समझाऊं। अनुच्छेद 13 खंड अनुच्छेद 13 खंड 4, सॉरी अनुच्छेद 13 खंड 4। देखिए बहुत डिफिकल्ट कर देता है माइंड, तो ऐसे नहीं रखना है, इसको आपको क्लियर कट पढ़ना है। मैं आपको ऐसे ही बस बता रहा था। अनुच्छेद 13 खंड 4, अगर इसके आगे और भी एक दे दिया रहता तो अनुच्छेद 13 खंड 4 उपखंड 1। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने होप कमेंट कर दिया होगा कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही है। तो अब इससे हम लोग रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपको मेंस में पूछा जा सकता है, और मेंस में पूछा तो जाएगा ही, साथ ही साथ अगर आप इन चीजों को समझ के रखोगे तो आपका जो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस जो दोनों है या इंटरव्यूज में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये तथ्य आपके क्लियर रहेंगे। तो चलिए लिखिए, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं? ठीक है या नहीं? मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं? ठीक है, मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब अनुच्छेद 13 खंड 2 की बात आई कि न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को प्रवर्तनीय कराया जा सकता है, उस समय समस्या ये क्लियर खड़ी होने लगी। तो क्या अगर प्रवर्तनीय कराया जा सकता है तो मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं? तो जब इन चीजों का उल्लेख किया जाने लगा तो पहला केस लिखिए, पहला केस है शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद, पहले आप समझ लीजिए, मैं अच्छे से लिखवा दूंगा, ठीक है, आप पहले समझ लीजिए। शंकरी प्रसाद केस 1951 में 1951 में न्यायालय ने क्या कहा कि ये संशोधनीय है। हाँ ठीक है, तो पहले न्यायालय ने क्या कहा 1951 में, जब ये सामने आया कि अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 में लिखा के तहत ये न्यायालय को प्रवर्तनीय का अधिकार देता है, रिव्यू का अधिकार देता है, पुनरावलोकन का अधिकार देता है, तो क्या ये संशोधनीय है? तो शंकरी प्रसाद केस में न्यायालय ने क्या जवाब दिया? हाँ। इसके बाद एक दूसरा केस आया, दूसरा केस लिखिए, सज्जन सिंह केस। सज्जन सिंह केस 1965 में भी न्यायालय ने क्या कहा कि यह संशोधनीय है, यानी
1951 में भी न्यायालय ने क्या कर दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधनीय है। फिर 1965 में भी वापस से वही चीज को रिपीट करते हुए कहा कि संशोधनीय है। अब आगे देखिए, ये केस से अब यहां से थोड़ा बहुत फेरबदल चालू होगा, ठीक है, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस इसके बाद आया कब, 1967 में। तो यहां पे संविधान ने क्या कहा कि ये न्यायालय ने क्या कहा कि संशोधनीय नहीं है। क्या कहा, संशोधनीय नहीं है, भूतलक्षीय सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए, भूतलक्षीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया कि यानी ये संशोधनीय नहीं है, यानी कि आप मौलिक अधिकारों को बदल नहीं सकते हो। क्योंकि अभी हम लोग ने पढ़ा था आच्छादन का सिद्धांत और वगैरह वगैरह, उसके तहत ये क्या है, आप इसको नहीं बदल सकते हो, यानी आप इसमें जो भी आपका संविधान है, संविधान में मौलिक अधिकार दिए हैं, उसको आप फेरबदल नहीं कर सकते हो, यानी वो संशोधनीय नहीं है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट केस, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट केस, यानी केस नहीं बोल सकते हो, संशोधन सामने आया, 24वां संविधान संशोधन, ठीक है, 24वां संविधान संशोधन, इसी के 4 साल बाद, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसमें जो है 24वां जो संविधान संशोधन हुआ, इसके तहत संसद, अब संसद क्या है, चाहती है कि पूरी शक्ति मेरे हाथों में रहे, पूरी पावर मेरे ही हाथों में रहे, यानी संसद हमेशा दिखाना चाहती है कि मैं पावरफुल हूं, न्यायालय से पावरफुल हूं, लेकिन हमेशा न्यायालय भी अपने आप को साबित करते रहता है। परंतु यहां पे संसद ने एक युक्ति युक्त तर्क दिया। क्या दिया, युक्ति युक्त तर्क दिया, यानी 24वां संविधान संशोधन 1971 में यहां पे संसद ने अनुच्छेद 13 क्लॉज 4 को जोड़ा गया, ठीक है। यहां पे इन्होंने क्या दिया, इन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया, एक सिद्धांत, यानी विधि का सिद्धांत। जब इन्होंने संशोधनीय कह दिया तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है, दो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। पहला क्या था, व्यापक। जब 24वां संविधान संशोधन में 1971 में क्या कर दिया गया, ये इन्होंने संशोधनीय बना दिया, तो उसके तहत विधि का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। तो विधि का सिद्धांत क्या था, व्यापक और सीमित, ठीक है। व्यापक और सीमित का मतलब क्या है कि यहां पे अगर व्यापक की परिभाषा देखी जाए, पहले केस में देखा जाए कि अगर यहां पे विधि को व्यापक रूप में परिभाषित अगर करते हैं, तो यहां विधि के अंतर्गत, यानी विधि के द्वारा साधारण बहुमत, ठीक है, क्या है, साधारण बहुमत और विशेष बहुमत के जरिए, ठीक है, यानी विधि के जरिए कानूनी तौर पे साधारण बदलाव करके या विधि के जरिए बदलाव करके साधारण प्लस विशेष, ठीक है, बहुमत के जरिए बदलाव करके संशोधन किया जा सकता है क्या, तो नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा, अभी जो मैंने आपको बताया कि 368 को क्यों एंटर करना पड़ा, तो यानी वहां पे पहले ही कर दिया गया है कि कानून के जरिए, यानी 13 क्लॉज 4 में कह दिया गया है कि साधारण बहुमत के जरिए या तो विधि के जरिए मौलिक अधिकारों में फेरबदल नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए यहां पे सीमित अर्थ लिया गया। सीमित अर्थ से आशय यह है कि विशेष बहुमत द्वारा, सिर्फ विशेष बहुमत द्वारा, ठीक है। यहां पे तो विधि में किया गया, मतलब कानूनी तरीके से, लेकिन कानून में तरीके से फायदा नहीं है। यहां विशेष बहुमत द्वारा संविधान को संशोधित करके, किसको, संविधान को संशोधित करके क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, तो इसका जवाब क्या था, हां। यानी इन शॉर्ट मैं ये समझाने के लिए आपको विधि का व्यापक और सीमित अर्थ बताया। विधि के व्यापक रूप में क्या बताया गया कि विधि के अनुसार साधारण या तो विशेष बहुमत के जरिए
कि हम लोग उसमें बदलाव कर सकते हैं, तो उसका जवाब है नहीं। परंतु किंतु लेकिन मगरमट सीमित के जरिए विशेष बहुमत द्वारा, यानी विशेष बहुमत द्वारा 368 जो आपने देखा, विशेष बहुमत द्वारा अगर संविधान को संशोधित किया जाता है तो मूल अधिकारों को भी संशोधित किया जा सकता है। तो हमने जैसे ही पढ़ा था 368 जो है आपका कोई भी अनुच्छेद 13 इस पे लागू नहीं होगा, तो यानी ये संशोधनीय है। तो यहां 1971 में जो 24वां संविधान संशोधन था उसके तहत ये क्या हो गया, संशोधनीय हो गया। समझ में आया? पहले शंकरी प्रसाद केस में 1951 में हाँ, इसके बाद सज्जन सिंह केस 1965 में हाँ, गोलकनाथ केस में सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं, फिर 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत हाँ। अब ये लास्ट केस देखते हैं वापस, केशवानंद भारती। अभी आप ये बोलोगे कि यार केशवानंद भारती तो बहुत इंपॉर्टेंट केस हो गया है, तो आप याद रखना जब भी न्यायालय के अधिकार प्रवर्तनीय है, संशोधनीय है, इसको जब जब साबित करने की बात आएगी तब तब इस केस का उल्लेख करना पड़ेगा। इस केस का उल्लेख करने से आपके आधे एक्स मार्क्स बढ़ जाएंगे, इसलिए इस केस को वेरी 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 IMP मार्क करके रखना। आप इसका नाम और डेट ही लिख दोगे, मतलब ईयर लिख दोगे, तभी भी सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि बंदे को समझ में आया है, इसीलिए वो इसका उल्लेख कर रहा है। तो केशवानंद केस, भारती केस 1973, ठीक है, 1973 में संविधान का जब ये केस कहा गया सर्वोच्च न्यायालय में, तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि ये जो 24वां संविधान संशोधन 1971 है, ये क्या है, वैध है, अवैध नहीं, वैध है। यानी ये क्या है, वैध है, यानी ये सही है। परंतु इसके साथ न्यायालय ने एक और सिद्धांत प्रतिपादित किया, मूल ढांचा, ठीक है, जिसके तहत आपका जो आपने ये देखा था ना कि यहाँ पे जो ये जोड़ा गया है, क्या बोलते हैं, अनुच्छेद 13 क्लॉज 4, ठीक है, यानी उसमें मूल ढांचे का भी आपको एक उल्लेख कर देना है कि अगर इसमें मूल ढांचे के तहत, अगर संविधान में चाहे आप किसी की भी बात करो, 368 की बात करो, चाहे कहीं भी, अगर आप उसमें अगर कोई भी मूल ढांचा पाया जाता है संविधान का, तो उसे विशेष बहुमत, यानी आप साधारण बहुमत बोलो चाहे विशेष बहुमत, 368 के तहत भी आप संविधान संशोधन करके भी, मौलिक अधिकार में संशोधन करके भी मूल ढांचा अगर पाया जाता है तो उसको समाप्त नहीं कर सकते हो। बाकी संशोधन जो है वो आप कर सकते हो, यानी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। यानी इन शॉर्ट आपको इतना समझना है कि जब 1107, ठीक है, यानी जब अगर आपसे बात की जाती है कि मौलिक अधिकारों को संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, तो आपको इन केस का उल्लेख करना है। सबसे पहले आपको क्या बोलना है, पहले एक भूमिका बना देनी है कि अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 के तहत न्यायालय को किसी भी मौलिक अधिकार को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय कराया जा सकता है। इस अधिकार के बाद यह वाद विवाद उठने लगा कि क्या मौलिक अधिकार संशोधनीय है। इस पे प्रथम केस में शंकरी प्रसाद केस 1951 में न्यायालय ने क्या कहा, हाँ संशोधनीय है। इसके बाद सज्जन सिंह केस में न्यायालय ने 1965 में क्या कहा, यह संशोधनीय है। इसके बाद गोलकनाथ केस में भी न्यायालय ने क्या कहा, भूत लक्ष्य सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हुए कहा कि यह संशोधनीय नहीं है। परंतु किंतु लेकिन मगर बट 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा ये संसद द्वारा ये क्या हो गया, ये संशोधनीय बना दिया गया, क्योंकि उसमें विधि की दो व्याख्या की गई, एक सीमित और एक व्यापक। व्यापक में क्या किया गया कि विधि द्वारा विशेष बहुमत या तो साधारण बहुमत द्वारा इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, किंतु जो सीमित विधि है, सीमित विधि 368 के तहत अगर उसमें बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा अगर उसमें कोई बदलाव किया जाता है संविधान में, तो संविधान में बदलाव किया जा सकता है, इसलिए मौलिक अधिकारों में भी चेंजेस किया जा सकता है। इसी के तहत केशवानंद भारती केस में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसको सही माना, 24वां संविधान संशोधन जो था उसको सही माना, और साथ ही साथ न्यायालय ने यह भी प्रतिपादित किया कि अगर संविधान में, अगर मूल ढांचे में, अगर संविधान के मौलिक अधिकारों में अगर कोई भी संविधान का मूल ढांचा पाया जाता है तो उसमें ये संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी ये संशोधन अवैध हो जाएगा।
किंतु अगर संविधान में कोई भी मूल ढांचा नहीं है और उसको आप संशोधित करना चाहते हो तो मौलिक अधिकारों को कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो यानी इसमें भी न्यायालय ने हाँ बोला। इतनी चीजें समझ में आ गई तो मैं आप लोगों को लिखवाता हूं। पहले आप बताइए ये चीजें समझ में आया? तो अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है कि नहीं है तो आप क्या बोलोगे? मौलिक अधिकार संशोधनीय है, पहला। ठीक है। दूसरी चीज, अगर मौलिक अधिकारों में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो वो संशोधनीय नहीं है। इतना समझ में आ गया तो कमेंट करो यस। और तीसरा क्या लिख दोगे? मौलिक अधिकारों को सिर्फ संविधान संशोधन में मौलिक अधिकारों को सिर्फ विशेष बहुमत के ही जरिए क्या किया जा सकता है? कम या ज्यादा किया जा सकता है। ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना, आप इसका पूरा जवाब लिख लोगे। आपको समझ में आया तो कमेंट करो यस। ठीक है, तो मैं इसका उत्तर आपको लिखवा देता हूं। अगर आपको समझ में आया कमेंट करो यस, और मैं इसका उत्तर आपको लिखवा देता हूं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए लिखिए, मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं? हेडिंग लिखिए, मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं। क्या लिखेंगे? मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं। ठीक है, तो चलिए उत्तर लिखें। अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 के तहत राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जिससे मौलिक अधिकारों का हनन यानी कम या खत्म किया जा सके। यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है तो वह उस उल्लंघन सीमा तक शून्य होगी। इस अनुच्छेद की वजह से विभिन्न वाद विवादों ने जन्म लिया तथा इसके परिणाम स्वरूप यह प्रश्न खड़ा हो गया कि क्या मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं। इसी संदर्भ में सर्वप्रथम शंकरी प्रसाद केस 1951 जो मैंने बताया था, शंकरी प्रसाद केस 1951 में न्यायालय ने कहा मौलिक अधिकार संशोधनीय है। ठीक है। इसी तरह दूसरे केस में 1965 में 1965 में सज्जन सिंह केस में न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है। इसके पश्चात इसी तरह तीसरे केस में गोलकनाथ केस 1967 में न्यायालय ने भविष्य लक्षी अध्यारोहण का सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए कहा मौलिक अधिकार संशोधनीय। एक सेकेंड, संशोधनीय नहीं है। अर्थात न्यायालय का निर्णय तत्काल में किए गए किसी भी संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा तथा यह भविष्य में संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों के संबंध में किए गए संशोधनों पर लागू होगा। यदि भविष्य में संसद संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है तो न्यायालय संसद के ऐसे सारे संशोधनों को उल्लंघन की सीमा तक अध्यारोहित या समाप्त कर देगा। यानी यहाँ पे क्या कहा गया? संशोधनीय नहीं है। 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा संविधान में 13 क्लॉज 4 जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 13 क्लॉज 4 के अनुसार अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 में वर्णित विधि शब्दों को दो व्याख्याएं की गई। पहली व्याख्या के अनुसार विधि को व्यापक रूप में परिभाषित किया गया। विधि के अंतर्गत साधारण बहुमत और संविधान संशोधन दोनों को शामिल किया गया। इससे यह निष्कर्ष निकला कि न तो साधारण बहुमत और न ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया ब्रैकेट में लिखना विशेष बहुमत से मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। ठीक है, अतः मौलिक अधिकार संशोधनीय नहीं है। दूसरी व्याख्या के अनुसार विधि का अर्थ केवल साधारण बहुमत से बनाया गया कानून से है और संविधान संशोधन विधि की श्रेणी में नहीं आता, यानी ये कानून की श्रेणी में संविधान संशोधन नहीं आता है। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि यद्यपि साधारण बहुमत से मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा विशेष बहुमत, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना, विशेष बहुमत से मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त किया जा सकता है। अर्थात मौलिक अधिकार
संशोधनीय है। ठीक है, इसी के आधार पर केशवानंद भारतीय केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने 24वां संविधान संशोधन और अनुच्छेद 13 खंड 4 अनुच्छेद को सही ठहराया, अनुच्छेद 13 और 4 को सही ठहराया तथा मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकार सहित संविधान के प्रत्येक हिस्से का संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के मूल ढांचे में नहीं। अर्थात संविधान संशोधनीय है, परंतु संविधान का मूल ढांचा संशोधनीय नहीं है। अतः वर्तमान में निम्नलिखित स्थितियां हैं। पहला, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। दूसरा, मौलिक अधिकारों में संशोधन सदैव विशेष बहुमत से किया जाएगा। तीसरा, यदि संविधान में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उसको संशोधित नहीं किया जा सकता। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो बोलो ओके, जय माता दी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सब्बा खैर, जो भी बोलना है आपको। अगर ये चीजें समझ में आ गई है, मैं इतनी गर्मी में, ठीक है, इतनी गर्मी में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और इतनी अच्छे से समझा रहा हूँ, तो मेरा एक ही उम्मीद है आपसे कि आप इन चीज़ों को समझो। जो चीज़ें नहीं समझ में आती कमेंट करो मेरे को, आप कमेंट करोगे तो समझ में आएगा मैं और क्या चीज़ें सुधार करूँ। और इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप पुस्तकी पंडित ना बनो, तर्कों को समझो। तो इसी के साथ आज यही वीडियो ये खत्म करता हूँ, ये लेक्चर यहीं खत्म करता हूँ। ये देखा मैंने 12 और 13 अनुच्छेद आपको इतने अच्छे तरीके से समझाया, शायद ही आपको कोई इतना अच्छे तरीके से समझाएगा। आप वीडियो को ढूंढ लो, अगर मिल जाता है तो मेरे को कमेंट में ये लिंक डाल देना कि सर देखिए इन्होंने भी कितने अच्छे तरीके से समझाया। मैं ये चीज का घमंड नहीं कर रहा हूं, मैं ये चीजें बता रहा हूं कि मैंने सारे तथ्य बहुत मुश्किल से जमा करके लाए कि किन चीजों के जरिए आपको समझा सकूं। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया है तो आप इसको बोलिए यस ओके। ठीक है, अगर चाहिए, अगर आपको इसी से रिलेटेड कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है कि जो मौलिक अधिकार है वो प्रवर्तनीय है, तो आप इन्हीं जो अनुच्छेद था इनका ही उल्लेख करके आप बता सकते हो कि प्रवर्तनीय है। तो किसी से भी आए, कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये प्रवर्तनीय है, इसको स्पष्ट करो, तो जो भी आए आप इसको लिखते चलना। तो आशा करूंगा आज जो भी मैंने पढ़ाया वो सब समझ में आया। इसके पहले का आप पढ़ के ये लेक्चर अटेंड किए हो और आगे भी है। अब इसके बाद जो मेन मौलिक अधिकार है 14 से लेके 35, अब उसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए बाय।